नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज के सेशन के अंतर्गत हमने जो सीरीज चलाई है, जिसके अंतर्गत हम सीटेट जनवरी 2023 के पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, उसके अंतर्गत हम आज 30 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसके मैथ के पेपर को सॉल्व करेंगे। जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन पेडालॉजी के होंगे तथा 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दे दिया। विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या कितनी है? तो विशाल के पास कितनी कैंडी थी? 10 दर्जन। एक दर्जन में कितनी होती है? 12 वस्तुएं होती हैं। एक दर्जन अगर आप केला खरीदते हैं तो कितने केले चढ़ते हैं? 12 चढ़ते हैं। तो 10 दर्जन कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। अब 120 में उसके पास उसने इनका 1/3 भाग किसको दे दिया? राधा को दे दिया। तो 120 का 1/3 भाग कितना हो गया? का 1/3 भाग 40 हो गया। 40 राधा को दे दिया तथा 2/5 भाग किसको दे दिया? आसिफ को दे दिया। तो 120 का 2/5 भाग कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 24, दूना 48 दे दिया। तो और 1/12 भाग जो है सोनू दे दिया। 10 सोनू दे दिया। तो इस विशाल के पास बची कैंडी कितनी थी? तो उसने 40 कैंडी जो है वह विशाल को दे दी थी। 40 कैंडी जो थी राधा को दे दी थी तथा 48 कैंडी जो है वह आसिफ को दे दी थी तथा 10 कैंडी जो थी वह सोनू को दे दी थी। तो टोटल कितनी दे दी थी? 8 4 4 8 98 कैंडी दे दी थी। तो उसके पास बची कितनी? 120 माइनस 98 कितना आएगा? 22। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। तो 56 के सभी गुणनखंड का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने एक तरीका बताता हूँ। 56 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 28 2 14 2 7 आया और 7 से जाएगा 1। तो इसमें कितना आया फैक्टर? 2 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 1। अगर अब हमें गुणनखंडों का योग निकालना है तो जितना पावर लिखा रहे उसमें सबको, जैसे 2 की पावर 3 लिखी है तो 2 की पावर 0 शुरू करेंगे, जितना तक होगा उसको ऐड करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 गुणे जो अगली संख्या होगी उसको 0 शुरू करेंगे, जितना तक मैक्सिमम होगी, प्लस 7 की पावर 1 है तो 1। तो 2 0 1 आ जाएगा, प्लस 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 0 8। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 आ गया। तो कितना हो गया? 8 4 12 2 14 1 15 प्लस 7 1 9 7 7 1 8 15 गुणे 8 हो गया। कितना आ गया? 120। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो उसके बाद जितनी पावर लगे, जितनी भी पावर आए उसमें 0 से जोड़ना है तथा सबसे बड़ी जो पावर लिखी होगी जिस संख्या की उसको जोड़ना है, फिर गुणा करना है, फिर अगली संख्या की जितनी पावर लिखी होगी 0 शुरू करना है तथा अंतिम तक करना है। इस प्रकार करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 3/5 इज ग्रेटर देन 5/7। 3/5 5/7 से बड़ा है। 3/5 का क्या हो जाएगा? 0.6 तथा 5/7 का क्या हो जाएगा? 0.8 आ जाएगा। नहीं, ये तो गलत है। 0.8 के लगभग आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये तो गलत होगा। 2/5 बराबर 8/30। 2/5 बराबर 8/30 है। तो 8/30 को क्या लिख सकते हैं? 4/15। नहीं, ये तो साफ दिख रहा है, नहीं बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 1/5 इज ग्रेटर देन 1/30। तो 1/5 का क्या हो जाएगा? 0.2 तथा 1/3 का क्या हो जाता है? 0.33। तो जी हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/5 बराबर 0.2 होता है तथा 1/3 क्या होता है? 0.33। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं? चलिए देखते हैं। 5.02 5.022 5.032 5.32 5.201। तो देखिए इसमें लास्ट में ये दिखा गया है, जबकि सबसे बड़ी संख्या 5/32 होनी चाहिए थी। तो ये ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी 5/32 सबसे बड़ी संख्या पहले ही लिख गई है, तो बढ़ते क्रम में तो है ये नहीं है। 5/32 यहाँ लिखा है,
5.32 सबसे बड़ी संख्या डी है, तो डी ही सही हो जाएगा। इसमें आपको ट्रिक से देखना ही था कि सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी थी, 5.32 थी, तथा जो सबसे लास्ट में लिखी जाएगी तो वही तो बढ़ते क्रम में लिखी जाएगी, क्योंकि बड़ी हुई संख्या जो है वह सबसे लास्ट में होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 75,707 में 7 के स्थानीय मान का योगफल। तो इसमें 7 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। तो 7 लिख के 1 2 3 4 हो गया, फिर 7 लिख के 00, फिर 7 वही लिखा है तो उसका स्थानीय मान 7 ही हो गया। 7 आया, 0 आया, 7 आया, 0 आया, 7 0 7 0 7 आया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 678 से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य होगी। इसमें पूछ रहा है कि संख्या से घटाएं कि जो 245 से है ये संख्या कट जाए। तो चलिए, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ क्या करना है, इस संख्या से इसमें भाग देना है, जो शेषफल आएगा उसे ही घटा देना है। तो 245 में से अगर हमने भाग करके देखा है तो इसमें शेषफल कितना आएगा, 53 आएगा। तो 53 को अगर घटा देंगे तो संख्या पूरी कट जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। जगह कम थी इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित लंबाई में मापने की इकाइयों को देखिए, यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए चौथे स्थान पर कौन सी इकाई होगी। तो बढ़ते क्रम में लगाना है इन्हें, तो पहले मिलीमीटर होगी, फिर सेंटीमीटर होगी, फिर डेसीमीटर होगी, फिर मीटर होगी। तो मीटर इसमें चौथे नंबर पे आएगी। पहले मिलीमीटर आती है, फिर सेंटीमीटर आती है, फिर डेसीमीटर आती है, फिर मीटर आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मीटर। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 15:20 बजे से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या होगा। तो 15:20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1480 भी लिख सकते हैं। इसको मैंने पहले के सेटों में बताया है। तो 6:35 को घटा देते हैं, 10 में से 5 गए 5, तथा 7 में से 3 गए 45। तो 45 वाला ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ बी है। इसको आप ट्रिक से समय बचाने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि मिनट जो आया वो 45 आया है, अब 45 वाला ऑप्शन सिर्फ 8:35 है, 35 तो होगा नहीं, 45 आया तो 45 मिनट सिर्फ एक ऑप्शन में है तो 8:45 होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जयंती किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती। तो जयंती मान लीजिए P स्थान है, यहाँ से वह 3/5 किलोमीटर चली पूर्व दिशा में। ये पूर्व है, ईस्ट है। अब वहाँ से पश्चिम दिशा में 1 सही 5/7 चलती। तो यहीं से अब पश्चिम दिशा में 1 सही 5/7 किलोमीटर चलती है। अब वह P से कहाँ स्थित है। वो पूछ रही है कि P से कितनी दूर पे स्थित है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, टोटल दूरी जो है वह कितनी है, 1 सही 5/7, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3/5। तो टोटल में से इतना घटा देंगे तो इतना निकल आ ही जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या होगा कि 1 सही 5/7 में से 3/5 घटाना है। तो 7 7 12 12/7 माइनस 3/5 35 आएगा। इसका वो एलसीएम 7 5 35, 12 5 60 आ जाएगा इधर, माइनस 5 7 35, 7 3 21। तो 10 में से 1 गए 9, 10 में से 1 गए 9, 5 में 2 गए 39/35 आ गया। तो 1 सही 4/35 आएगा। ईस्ट में नहीं, P से पूर्व की दिशा में नहीं, P से इधर गई है ना, तो P से पश्चिम की है। तो 1 सही 4/35, P से पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 35 सेकंड 35, 1 45 4 39/35। जी हाँ, तो सी इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। 2.5 डजन बराबर 30। जी हाँ, 1 डजन 12 होते हैं, तो 2 डजन में कितने हो जाएंगे, 24, तथा आधे में कितने होंगे, 24 + 6 30। तो ये तो सही है। 5 लीटर 50 मिलीलीटर बराबर 50 मिलीलीटर नहीं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो ऑप्शन बी इसका गलत होगा। चलिए अगला देखते हैं कि 1 मिलीलीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। जी हाँ, 10 पैसे बराबर 0.10 रुपये। जी हाँ, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। इसका क्या हो जाएगा, 5 लीटर में 5000 मिलीलीटर होते हैं, तो 5050, तो ये आएगा 5050 मिलीलीटर आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ही गलत लिखा है, तो यही सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति को रैखिक व घूर्णन सममिति की संख्या बराबर नहीं होती। तो रैखिक सममिति क्या होती है। रैखिक सममिति होती है, जैसे मैंने बताया था, रैखिक सममिति होती है कि जैसे आप किसी चीज़ को बीच से काटेंगे तथा इसको पलटेंगे तो वो दोनों एक, अगर इसको मैंने इस तरफ लेकर पलट दिया तो वो ओवरलैप कर जाएगी। जैसे कि
वी है, वी को अगर ऐसे काटेंगे, इस पे ऐसे कर देंगे तो वो ये दोनों ऐसे ही हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो यही रैखिक सममिति है। तथा घूर्णन सममिति क्या होती है? घूर्णन सममिति होती है जैसे कोई चीज़ है, इसको मैंने ऐसे ऐसे करके पूरा घुमा दिया, तब भी ये 360 डिग्री घुमा दिया, तो एक चक्कर करने पे जो ठीक वैसे ही आ जाए उसे ही रैखिक घूर्णन सममिति कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित आकृति में किस आकृति की रैखिक व घूर्णन सममिति की संख्या बराबर नहीं होती है? तो स्क्वायर की बराबर होती है। स्क्वायर की रैखिक सममिति कितनी होती है? इस ऐसे भी इसको घुमा के काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तथा घूर्णन सममिति भी इसकी 2 ही होती है। तो रेक्टेंगल की भी होती है, पैरेललोग्राम, रोम्बस की भी होती है। रोम्बस की अब देखिए, रोम्बस ऐसे बनता है, इसको अगर हम एक चक्कर पूरा घुमाएंगे तब भी वो ऐसे ही बनेगा, लेकिन जो पैरेललोग्राम है वह ऐसे बनता है, लेकिन अब जब इसको हम घुमा देंगे तो वह ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कि समानांतर चतुर्भुज की रैखिक व घूर्णन सममिति बराबर नहीं होती है। रैखिक और सममिति संख्याओं की बहुत पूछता है, इसका जो मैं आज वीडियो इसका अपलोड कर दूंगा कि किस आकृति में कितनी रैखिक सममितियाँ होती हैं तथा कितनी घूर्णन सममितियाँ होती हैं। तो इसको आप चिंता मत करिए, यह क्वेश्चन हर बार बनता है, इसलिए मैं इसको आज अपलोड कर दूंगा। 5-7 मिनट की क्लास होगी, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें खाली जगह बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह भर जाए? तो वह 5 सेंटीमीटर वाले 25 घन बनाता है, तो 1 सेंटीमीटर घन की जो आयतन होगा कितना होगा? 5 का क्यूब हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तथा वह 25 घन बनाता है, तो 25 घन रखने के लिए हमें कितनी जगह चाहिए? 125 गुणे 25, तो 125 गुणे 25 कितना आएगा? 100 प्लस 25, तो गुणे 25 हो जाएगा। तो ये 2500 हो गया, और 25 में कितना होगा? 625 हो जाएगा। 5 2 6 5 11, 3325। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। इसको आप समझे कि एक जो घन है उसकी भुजा जो है 5 सेंटीमीटर, तो एक घन का आयतन कितना हो जाएगा? 1 क्यूब होता है घन का आयतन, तो 1 क्यूब बराबर 5 का क्यूब हो जाएगा, 25 गुणे 125 हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन 25 घन बनाता है तो 125 गुणे 25 हो जाएगा। अब जितना घन बनाया है उतनी जगह तो खाली रखने के लिए चाहिए, तो उतना ही जगह चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है। 160 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। नीचे दी गई लंबाई का माध्यक क्या है? तो इसमें माध्यक हमें निकालना है। माध्यक या माध्यिका जो निकाली जाती है मीडियम, उसके 2 फार्मूला हैं। उसके फार्मूला क्या है? अगर संख्या विषम है, संख्या अगर जो संख्या दी गई है उसका कुल मतलब जितनी संख्या दी गई अगर वो विषम है तो n+1/2 पद ही जो होगा वही माध्यिका होगी। लेकिन अगर संख्या सम है उसका क्या हो जाएगा? अगर संख्या सम है, संख्या सम होगी तो क्या हो जाता है? n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान 2, तो n/2 पद प्लस n+2/1वां पद अपान 2 हो जाएगा। तो इसमें पहले हमको क्या करना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ और करनी पड़ती है, हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा इसको, मतलब छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में लिखना पड़ेगा। तो हम छोटे से बड़े लिख लेते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या है? 158 है, फिर 158 है, फिर 159 है, फिर 160 है, फिर 160 है। तो इसको आरोही क्रम में हम लिखेंगे तो 158 पहले, फिर 158, फिर 159, फिर 160, फिर 160 लिखा है, फिर 161 एक बार है, फिर 162 है, फिर 167 है, फिर 170 है। अब इसकी संख्याएं हम देख लेते हैं, संख्याएं सम में है या विषम में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल संख्या जो है उनकी जो मात्रा है वो विषम है। तो विषम का फार्मूला क्या था? n+1/2 पद, तो n+1/2 पद कौन सा है? 9 + 1 10/2 हो जाएगा, तो 5वां पद जो होगा वही माध्यिका होगी। 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, तो 160 जो हो जाएगा वो इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14 है। निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन का चुनाव कीजिए। फुटबॉल जो है 60 लोग खेलते हैं। चेस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है 50 है। बैडमिंटन खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70 है। वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। तो शतरंज पसंद करने वाले फुटबॉल से अधिक है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। इसमें पूछ रहा है
और ऑप्शन नंबर बी है कि बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70 है तथा फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है। नहीं, फुटबॉल तो 60 ही है, तो ज़्यादा है बैडमिंटन पसंद करने वालों की संख्या। अगला कह रहा है कि शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। चलिए देखते हैं कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं। 60, 50, 110, 110, 70, 180, 180, 20, 200 तथा चेस पसंद करने वाली की संख्या कितनी है 50, तो 1/4 है। जी हाँ, 50 जो है वह 200 के 1/4 है, तो है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। चलिए डी भी देख लेते हैं कि वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 है। चलिए देखते हैं, वॉलीबॉल पसंद करने वाले 20 का 1/5 नहीं, 200 का 1/5 जो होगा वह 20 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि टोटल संख्या 200 थी। तो बैडमिंटन पसंद करने वाले चेस पसंद करने वाले संख्या जो है टोटल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 है। तो 200 का 1/4 50 है, तो 50 ही लोग शतरंज पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है न्यूमेरिकल का 15वां प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न में से कौन सी संख्याएं लुप्त हैं। तो दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्याएं लुप्त हैं, तो 0, 1, इसमें 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 21, 34, फिर डैश है, फिर 89। तो इसमें पैटर्न कौन सा है, पैटर्न देखते हैं। इसमें पहले देखिए 0 + 1 कर दिया गया 1 हुआ, 1 + 1 2 कर दिया गया, 2 + 3 करके 1 + 2 करके 3 कर दिया गया, 2 + 3 करके 5 कर दिया गया, 3 + 5 करके 8 कर दिया गया। तो अब अगली संख्या क्या हो रही है, पिछली वाली दोनों संख्याओं का योग हो रहा है। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। अब देखिए जो अगली संख्या होगी वह 13 + 8 हो जाएगी, तो 21 हो जाएगी। 21 जो है 21 + 13 34 है। तो अगली संख्या को क्या हो जाएगी, पिछली दोनों संख्याओं 34 + 21, तो 4, 1, 5, 3, 2, 5। तो हमारे पास क्या आ गया 13 और 55। 13 और 55 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसको फिर से देख लेती है, पीछे देखिए 0 + 1 1 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 जो है 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 5 + 3 8 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। मतलब पिछली दोनों संख्याओं का योग हो रहा है। तो 8 + 5 = 13 हो जाएगा तथा 34 + 21 = 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब पेडागॉजिक प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है गणित में आकलन को डैश डैश पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो गणित में आकलन को किस पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ से सीखने में रह गई कमियों को पहचानने में, गणित में आवश्यकता अनुसार औपचारिक कक्षाओं का आयोजन में, औपचारिक कक्षाओं का आयोजन तो करना ही चाहिए, अधिगमकर्ताओं को प्रतिपुष्टि प्रदान करने में, प्रतिपुष्टि तो देना ही चाहिए, अधिगमकर्ताओं को उनके टेस्ट में प्राप्त अंकों के अनुसार नामीकरण, हमें लेबलिंग कभी नहीं करनी है। तो क्या नहीं करना चाहिए, हमें लेबलिंग कभी नहीं करनी है कि अगर ये बच्चा कम अंक पाया है तो इसको बता देंगे कि ये 10 नंबरी है, वो 20 नंबरी है, वो टॉपर है। हमें लेबलिंग कभी नहीं करनी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा सही कि हमें गणित में आकलन में लेबलिंग कभी नहीं करनी चाहिए। तो अब चलिए प्रश्न 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में से बुनियादी संख्या ज्ञान का अति महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फाउंडेशनल न्यूमरेसी, शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना, संख्या बोध का विकास करना, मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधि की अच्छी समझ, गणना के कौशल का विकास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, संख्या बोध का विकास करना, क्योंकि हमें शीघ्रता से और सटीक परिकलन करना नहीं है, हमें मूलभूत संख्या संक्रियाओं के लिए मानक कलन विधियों का अच्छी समझ नहीं करनी है, हमें ये बुनियादी संख्या का ज्ञान इस तरह नहीं लेना है। तो इसमें पूछा फाउंडेशनल न्यूमरेसी में क्या करना चाहिए। तो फाउंडेशनल न्यूमरेसी में हम क्या सीखते हैं, संख्या बोध का विकास ही सीखते हैं कि ये संख्या 1 है, ये 2 है, तथा 1 2 को जोड़ना सीखते हैं, 2 में से 1 का घटाना सीखते हैं। तो हम जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी में अर्थात बुनियादी संख्या ज्ञान में हम संख्या बोध ही सीखते हैं, संख्या क्या है, संख्या कितनी होती है, संख्या कैसी होती है, यही सब सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठचर्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। पूछ रहा है एज पर एनसीएफ 2005 विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट विथ प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम, अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं वह इसमें सुस्पष्ट रूप से सम्मिलित होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि अवधारणाओं की समझ बनाते हुए शिक्षार्थी जो प्रगति मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करते हैं वह इसमें सुस्पष्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन और ऑप्शन को देख लिया जाए कि इसमें मुख्य रूप से वही प्रकरण सम्मिलित होने चाहिए जिनकी उच्चतर कक्षाओं में अनुप्रयोग हो। यह तो गलत है, सिर्फ उन्हीं प्रकरण को यूज करना चाहिए जो उच्चतर कक्षाओं में होनी चाहिए। नहीं, पाठचर्या को बीजगणित संकेतन की और समस्या समाधान में उसका उपयोग करना चाहिए। तो पाठचर्या को बीजगणितीय संकेतनों को और समस्या समाधान में उसके उपयोग परिचय कराना चाहिए। नहीं, पाठचर्या को विद्यार्थी को प्रमेय को सिद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करने का अवसर देना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं होगा। हमें क्या पूछा गया था कि
प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या में, हम प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या में क्या करना चाहिए, तो हमें प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या में मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हुए करना चाहिए कि किसी चीज़ को अगर हम जैसे भिन्न के बारे में बता रहे हैं, भिन्न का उदाहरण है, तो हम भिन्न के बारे में किसी फल आदि को काट कर बता देंगे कि ये फल का 1/4वां भाग है, ये फल का 1/2वां भाग है, 1/2 को 1/2 जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमें मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें विभिन्न अन्य बीजगणितीय संकेतनों को और समस्या समाधान उसके उपयोग को परिचय आदि कराना चाहिए। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने कक्षा 1 के विद्यार्थी से 54 लिखने के लिए कहा, विद्यार्थी ने 504 लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी गलती इस गलती को सुधारने का सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है। तो बच्चों के बीच से शून्य मिटाने के लिए कहना, तो वो गलत लिखा है तो उसको सिर्फ बता देंगे कि इसको हटा दो, उसका कारण नहीं बताएंगे तो ये तो नहीं होगा। हमें उसका कारण बताना है, उसको जड़ से समाप्त करना है। उत्तर को गलत चिन्हित करना और बच्चे को 5 और 4 लिखने कहना, गलत चिन्हित करना, ये भी तो वही ए वाला ऑप्शन ई वाली बात हुई कि हमें उसको गलत बता तो देना है, लेकिन क्यों गलत है ये तो बता ही नहीं रहे हैं, इससे बच्चा थोड़ी ना सीखेगा। बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंक की संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं, या विद्यार्थी को स्वयं से उत्तर सही करने के लिए कहना। स्वयं से उत्तर वो कैसे सही कर लेगा, जब उसे पता ही नहीं है तो वह स्वयं से उत्तर कैसे सही करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसको सही होगा कि बंडल बनाने की गतिविधि का उपयोग करके यह बताना कि 2 अंक की संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि प्राथमिक स्तर 1 के बच्चों में लिखने संबंधित त्रुटियों को सुधारने के लिए बच्चों से भौतिक वस्तुएं जैसे लकड़ी आदि से 2 अंकों की संख्याओं में बंडल बनाना, लकड़ी जैसे संख्याओं में बंडल बनाना और बताना कि इसमें वस्तुओं की संख्या कितनी सर्वाधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है 20वां कि आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम कौन सा है। तो आयत के क्षेत्रफल की अवधारणा को विकसित करने के लिए सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसमें अनुक्रम दिया गया होगा आगे कि दिए गए आयत को रबड़, इरेजर या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थियों से इन्हें गिनने के लिए कहना। तो दिए गए आयत को रबड़ या शार्पनर द्वारा ढकना और फिर विद्यार्थी को इन्हें गिनने के लिए कहना। आयत की भुजाओं को मापना और लंबाई और चौड़ाई के गुणन के द्वारा उसका क्षेत्रफल गणना करना। तो ऑप्शन बी जो होगा, जो क्षेत्रफल गणना, ये तो सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी लास्ट में कौन कौन से में है। तो ऑप्शन बी जो लास्ट में है वह सिर्फ एक में है। ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें ही ये वाला बी वाला पोर्शन लास्ट में है कि क्षेत्रफल को हमें लास्ट में ही ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर यही ट्रिक इसकी है। ट्रिक देख लीजिए कि क्षेत्रफल जो है हम किसी चीज़ की अगर सीख रहे हैं तो उसको मूर्त रूप से सीखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और सीखेंगे, फिर लास्ट में उसका अनुप्रयोग और क्षेत्रफल आदि निकालने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो होना चाहिए वो लास्ट में होना चाहिए। इसमें चीज़ दिए गया, इसमें ए दिया गया, इसमें सी दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही दिया गया। अगला प्रश्न है 21वां, कक्षा में एक कार्य करते समय बच्चा द्वारा दर्शाए गए व्यवहारों को एक रेंज का अभिलेखित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को अवलोकन करते हुए जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ ली जाती हैं वह किसका उदाहरण है। इसको एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। संक्षिप्त टिप्पणियाँ अर्थात ब्रीफ नोट जो लिए जाते हैं, वह अगर शिक्षक ब्रीफ नोट लिया जा रहा है, अगर शिक्षक जो है वह ब्रीफ नोट ले रहा है तो उसमें सिर्फ एनेक्डोटल रिकॉर्ड ही लिया जाएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख ही लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगर शिक्षक जो है वह ब्रीफ रिकॉर्ड रख रहा है या लिखित रूप में ब्रीफ रिकॉर्ड रख रहा है तो उसे क्या लिखाएंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहेंगे। अगला प्रश्न है, गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते हुए दृश्य हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग की ओर बढ़ने में सहायता होगी। तो गणितीय अवधारणाओं को पढ़ाते समय में किसकी ओर बढ़ना चाहिए, जटिल से सरल की अवधारणा को बढ़ना चाहिए। पहले हम कठिन चीज़ बता दें फिर सरल चीज़ बताएं कि उसका कोई अर्थ नहीं हो जाएगा, वो निरर्थक और नीरस हो जाएगी। मूर्त से मूर्त हो, जी हाँ बिल्कुल। औपचारिक से अनौपचारिक कलन विधि नहीं, अमूर्त से मूर्त नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मूर्त से अमूर्त अवधारणाएं हमें बतानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में सम्मिलित है अंतर्ज्ञान और प्रयोग, तटस्थ करना और क्रियात्मक प्रभाव नहीं, अवलोकन और प्रयोग नहीं, तर्कणा और पैटर्न। तो गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में क्या सम्मिलित है, तर्कणा और पैटर्न बनाना। यह इंपॉर्टेंट है कि गणित में समस्या समाधान की युक्तियों में क्या सम्मिलित है, अंतर्ज्ञान और प्रयोग करना नहीं, कंठस्थ करना बिल्कुल नहीं, निगेटिव, अवलोकन और प्रयोग करना बिल्कुल नहीं, रीजनिंग और पैटर्निंग अर्थात तर्कणा विवेचन करना और पैटर्न बनाना ही इसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूली स्तर पर एलसीएम के शिक्षण और अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। प्राथमिक कक्षा में क्रियाकलाप विधि द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका परिचय कराया जाए। इसे प्राथमिक कक्षा में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। दैनिक जीवन में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर बच्चे इस अवधारणा को अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए इसका परिचय बहुत दिलचस्प तरीके से कराया जा सकता है। तो सबसे कम उपयुक्त क्या है इसमें कि इसे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। प्राथमिक स्कूली स्तर पर एलसीएम का शिक्षण और अधिगम हेतु निम्नलिखित में से सबसे कम उपयुक्त कथन कौन सा है, इसे प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता जबकि इसे पढ़ाया जा सकता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। जब एक बच्चे को 5 गुणे 28 का परिकलन करने के लिए कहा गया तब उसने निम्नलिखित प्रकार से उसे हल किया। 5 गुणे 28 बराबर 28 गुणे 5, 14 गुणे 2 गुणे 5, 14 गुणे 2 गुणे 5 या 14 गुणे 10 बराबर 140। तो बच्चों ने प्रयुक्त किया है क्रम विनिमय। क्या होता है? क्रम विनिमय होता है a प्लस बी बराबर b प्लस ए, इसको नोट कर लीजिए, अर्थात या फिर a गुणे b बराबर b गुणे ए। ये दोनों जो नियम होते हैं वह क्रम विनिमय नियम कहते हैं। मतलब इनके ऑर्डर जो क्रम है क्रम बदल दिया जा रहा है, इसके शब्द से ही पता चल रहा है। तो मतलब 3 गुणे 5 बराबर 5 गुणे 3, क्रम विनिमय तो इसमें हो रहा है। 5 गुणे 28 बराबर 28 गुणे 5। दूसरा वितरण नियम क्या है? वितरण नियम तो इसमें नहीं हो रहा है। वितरण नियम का अर्थ है a गुणे b प्लस c होता है इसमें, तो बराबर a गुणे b प्लस a गुणे c होता है। तो वितरण नियम इसमें कहीं हो रहा है नहीं। साचन नियम क्या है? साचन नियम इसमें हो रहा है। साचन नियम है कि a गुणे b गुणे c, मतलब किसी में ब्रैकेट लगा दें, या फिर a गुणे b गुणे c दोनों बराबर होता है। तो साचन नियम तो इसमें हो रहा है। साचन नियम ये देखिए 14 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 14 गुणे 2 गुणे 5। तो इसमें कौन कौन सा हो रहा है? क्रम विनिमय हो रहा है, साचर हो रहा है, ए और सी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधी समझ को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में दिक् स्थान संबंधी हमें समझ विकसित करना है, अर्थात स्पेशल अंडरस्टैंडिंग हमें बनानी है। तो संख्या रेखा पर संख्या को प्रस्तुत करना नहीं, कमरों में सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना, मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी को मापना नहीं, ये भी नहीं होगा। ज्यामितीय आकृतियों के नाम का प्रत्यास्मरण नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हमें स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कमरों के सापेक्ष आकार और स्थिति को दर्शाते हुए अपने घरों का मानचित्र बनाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रश्न 27 है कि एक अंकी संख्याओं के योग को प्रस्तुत करते हुए सुश्री अलका ने मूर्त वस्तुओं जैसे टोकनों, पेंसिल, रबड़ों इत्यादि का उपयोग किया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को एक अंकी जोड़ने के लिए, इसमें जोड़ने होगा कि एक अंकी संख्याओं को जोड़ने के लिए इन वस्तुओं को कुशलतापूर्वक उपयोग करने का अवसर प्रदान किया। ब्रूनर के अनुसार अधिगम यह प्रकार कहलाता है। तो ब्रूनर के अनुसार ये कौन सा अधिगम है? या इनएक्टिव अधिगम है। तो ब्रूनर का सिद्धांत देख लीजिए, वो उसने 3 विधियाँ बताई थी। इसको मैंने और भी प्रैक्टिस सेटों में बताया है कि जो पहली विधि थी वह इनएक्टिव विधि थी, जो ये है इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है, जैसे भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना आदि इन क्रियाओं द्वारा बाह्य वातावरण से संबंध स्थापित करता है। दूसरी विधि है दृश्य प्रतिमा विधि, जो बालक धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये विधि आती है। इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है। तथा तीसरी जो विधि है वह सांकेतिक विधि है। इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों को उनके मूल विचार संबंधित करने की युक्ति का विकास कर लेता है। ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक सक्रियता विधि रहती है, यह ध्यान रखिएगा। 18 से 24 माह तक दृश्य प्रतिमा विधि रहती है तथा 7 वर्ष की आयु से अधिक सांकेतिक विधि आती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सुश्री अलका ने मूर्त वस्तुओं का उपयोग द्वारा अधिगम प्रक्रिया कर रही है, यह प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध स्थापित कर रही है। इसलिए इसमें कौन सा मोड हो जाएगा? इनएक्टिव मोड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 28 है एक बच्चा अपने आसपास से विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है, जैसे समोसा एक त्रिभुज है। वह बच्चा वैन हीले कौन से? अगला प्रश्न है एक बच्चा अपने आसपास से विभिन्न आकृतियों के उदाहरण देता है, जैसे समोसा एक त्रिभुज है। वह बच्चा वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन किस स्तर पे है? इसको मैंने बताया है, जब बच्चा रोटी को देख के बताता है कि गोल चीज़ है तो वह रोटी है, त्रिकोण है तो वह समोसा है, तो वह कौन से स्तर पे है? वह देशीकरण अर्थात विजुअलाइजेशन, वह लेवल 0 पे ही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वह लेवल 0 पे है अर्थात विजुअलाइजेशन पे है। जैसे इसमें लिखा है लेवल 0, इसको मैंने पढ़ाया है, इसकी क्लास भी आज अपलोड कर दी जाएगी वैन हीले की। वैसे तो मैथ की CDB में इसको अपलोड कर दिया गया है, लेकिन इसकी अलग से एक वीडियो वैन हीले की आज पढ़ा दी जाएगी। वैकलन की एक समस्या 63 - 29 को हल करते समय एक बच्चा कहता है कि मैंने 29 को 30 में और 63 को 64 में बदल दिया, तो मैंने समस्या को 64 - 30 में परिवर्तित कर दिया, मेरा उत्तर 34 है। इस बच्चे के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा यह नहीं जानता 63 - 29 को कैसे हल कर सकते हैं, नहीं, बच्चा यह जानता है, तभी तो उसने 64 और 28 कर दिया या 62 - 30 कर दिया। बच्चा योग और व्याकरण को लेकर असमंजस की दुविधा पड़ गया, नहीं, ये नहीं है। बच्चे में व्याकरण की उदाहरणात्मक समझ है और अतः वह एक वैकल्पिक युक्ति का प्रयोग कर रहा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी है कि बच्चों को व्याकरण की समझ है और वह वैकल्पिक युक्ति को मतलब थोड़ा सा आसानी करने के लिए यूज कर रहा है इस विधि को। जैसे कि इसने किया 63 - 29, तो 63 + 1 कर दिया, -29 + 1 64 - 30 कर दिया, दोनों में एक एक संख्या जोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि 7 × 0 = 7 या 0 × 7 = 7 होता है।
गणित की कक्षा एक बच्चा उत्तर देता है 7 गुणे 0 बराबर 7 या 0 गुणे 7 बराबर 7। उपयुक्त परिस्थितियों को प्रकाश डालिए कि बच्चा कक्षा में असावधान है और ध्यान नहीं दे रहा। नहीं, ये नहीं होगा। उसको यह बताने की आवश्यकता है कि पहाड़े 7 गुणे 1 बराबर 7 से आरंभ होते हैं। ये भी नहीं होगा। सही परिकलन हेतु उसका और अधिक प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाने की आवश्यकता है, या वह गलत रूप से योग के गुणों का गणन की समस्या। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि वह गलत रूप से योग के गुणों का गणन की समस्या में विस्तारित कर रहा है। तो आज के 30 क्वेश्चन हम समाप्त कर लिए हैं। चलिए इस सेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट सेशन में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए, धन्यवाद।